हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल AKS इंजीनियरिंग एकेडमी में। मेरा नाम है अक्षय। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमने पिछले लेक्चर्स में हुक्स लॉ को जाना था, तो होप आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को भी काफी एंजॉय कर रहे होंगे, जैसे कि आप सभी फ्लूइड मैकेनिक्स को एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हुक्स लॉ को हमने जान लिया था। तो हुक्स लॉ ने क्या कहा था, आपका स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो वहां से आपका क्या हुआ था, जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो क्या आता है, एक इक्वल टू अरे कांस्टेंट आता है। तो हमने क्या बोला था, एक इक्वल टू अरे कांस्टेंट आया था और उसी कांस्टेंट को नाम क्या दिया था, यंग्स मॉडुलस या फिर शियर मॉडुलस इन केस ऑफ शियर स्ट्रेस। फिर हमने कुछ इलोंगेशंस के बारे में जाना था कि इलोंगेशन ड्यू टू पी लोड के कारण जो इलोंगेशन हो रहा है वो कितना होगा। तो अगर प्रिज्मेटिक बार में बात की जाए तो वो कितना आया था, पी एल ओवर ए। तो कॉनिकल बार में कितना होता है, 1/3 ऑफ प्रिज्मेटिक बार। फिर हमने जाना था टेपर्ड बार का। तो टेपर्ड बार में हमने देखा था तो वो कितना होता है, 4pl अपॉन पाई ई d1 d2। क्लियर है। तो ये फॉर्मूलेस आपको डायरेक्टली दिमाग में याद रखने हैं, ये काफी पूछे जाते हैं फॉर्मूलेस आपके। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ लोड मींस जो बार है, अगर इस बार को एक्सटेंड किया जाए, मान लो कि आपने क्या किया है, इसे वॉल में फिक्स कर दिया है, तो उसके खुद के वेट के कारण कुछ टाइम में कुछ ना कुछ इलोंगेशन क्रिएट होगा। तो उसी इलोंगेशन को आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। elongation of a prismatic bar due to self load। तो elongation of a prismatic bar due to self load। तो देखिए, क्या एक कंपोनेंट अज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कोई कंपोनेंट है और इस कंपोनेंट में कि कोई ना कोई लंबाई है, मान लेते हैं L लेंथ है। हमने यहां पे इसके सेंटर पे एक एलिमेंट्री स्ट्रिप को अज्यूम किया, एक एलिमेंट्री स्ट्रिप को अज्यूम किया, मींस एक मॉलिक्यूल की लेयर को अज्यूम किया जिसकी थिकनेस है dx। ठीक है, जिसकी जो हाइट है, डिस्टेंस है, वो क्या है, dx है। अब देखो, क्या जो ये एलिमेंट्री स्ट्रिप है, ये एलिमेंट्री स्ट्रिप है, इस एलिमेंट्री स्ट्रिप में ये जो नीचे का कंपोनेंट, ये वाला जो कंपोनेंट दिख रहा है, क्या इसका जो वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन को एक्ट कर रहा होगा। तो क्या जो ये वेट है इस स्ट्रिप को डाउनवर्ड डायरेक्शन को खींचने की कोशिश कर रहा है, तो मतलब इसका जो नेचर है कि स्ट्रिप का दिख रहा है आपका टेंसाइल नेचर दिख रहा है। तो कुछ देर बाद मान लेते हैं कि इस एलिमेंट्री स्ट्रिप में इसने क्या किया, कुछ dl डिस्टेंस का क्या कर दिया, बहुत ही छोटा सा क्या कर दिया, इलोंगेशन क्रिएट कर दिया। और ये क्या है, इसकी लंबाई क्या है, dx लंबाई। तो इसने इलोंगेशन कितना किया, dl इलोंगेशन कर दिया। तो इसी डीएल इलोंगेशन को पहले फाइंड आउट करेंगे कि इस एलिमेंट्री स्ट्रिप में आपका जो इलोंगेशन है वो कितना हुआ है। फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा 0 to L तक। तो जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पूरा इलोंगेशन पता लग जाएगा कि इसमें टोटल इलोंगेशन कितना है। तो मान लेते हैं जो डेल्टा एल है वो पूरा इलोंगेशन है ड्यू टू सेल्फ लोड। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, इलोंगेशन या टोटल इलोंगेशन। ठीक है, टोटल इलोंगेशन। अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस पूरे कंपोनेंट की वेट की, तो वेट इज इक्वल टू क्या होता है आपका, मास इनटू ग्रेविटी। और मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी। अब देखो, वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, एरिया इनटू हाइट। हाइट कितनी है, L लेंथ है। ठीक है, ये क्या है, L लेंथ है, इनटू क्या होगा, ग्रेविटी। तो ये क्या आया हमारे पास, टोटल वेट ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, ये क्या हमारे पास, टोटल वेट ऑफ द कंपोनेंट। अब देखिए, अगर मैं बात करूं, मान लेते हैं कि बॉटम से जो इसकी डिस्टेंस है वो कितनी डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है। ये बॉटम से कितनी डिस्टेंस दूर पे है, जो एलिमेंट्री स्ट्रिप है वो x डिस्टेंस दूर पे। तो क्या ये जितना x वाला पार्ट है, कि इसी का वेट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को एक्ट कर रहा है ना, तो मतलब इसे क्या कहूंगा, वेट ऑफ x डिस्टेंस ऑफ कंपोनेंट। तो इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। वेट ऑफ x डिस्टेंस ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू, सेम क्या होगा, मास इनटू ग्रेविटी। ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू एरिया, सॉरी वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ। लेंथ कितनी है, x, क्योंकि इतने का ही वेट निकालना है, इनटू क्या देगा, तो ये वेट ऑफ x, हाइट ऑफ कंपोनेंट को हमने क्या कर दिया, वेट निकाल दिया। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें डेल्टा एल की, ठीक है, मींस इस एलिमेंट्री स्ट्रिप में इलोंगेशन कितना है। तो इलोंगेशन इन एलिमेंट्री स्ट्रिप, एलिमेंट्री स्ट्रिप में कितना इलोंगेशन आया, तो देखो क्या डीएल का इलोंगेशन आया। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जाना था, तो डीएल इज इक्वल टू पीएल अपॉन ए। तो क्या होता है, पीएल अपॉन ए ई। ये क्या था, डेल्टा एल की वैल्यू। परंतु यहां पे जो पी है वो पी लोड क्या है आपका, डब्ल्यू एक्स मींस स्मॉल वाला, इनटू लेंथ। इसकी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है,
ठीक है, मतलब जो ये कंपोनेंट है, जो एलिमेंट्री स्ट्रिप है, इसमें लोड कितना लग रहा है, डब्ल्यू एक्स है, इसकी लंबाई कितनी है, डी एक्स है, अपॉन में इसका एरिया कितना है, ए, एरिया तो सेम ही रहने वाला है। अगर यहाँ पे मैंने बोला ये एरिया है तो यहाँ पे भी क्या है, ए एरिया, इनटू क्या हो गया, यंग्स मॉडुलस। क्लियर है? चलिए, तो देखिए इस डब्ल्यू एक्स के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो ए एक्स इंटू जी। देखिए डी एल इज इक्वल टू रो ए जी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, ए इंटू ई। यहां तक सभी क्लियर है? अब हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे लेंथ क्या होगी, 0 होगी, और इस पॉइंट पर अगर देखूं तो यहाँ पे लेंथ कितनी होगी, एल लेंथ होगी। तो इसे अगर हम इंटीग्रेट कर दें 0 टू एल तो हमें क्या टोटल इलोंगेशन पता लग जाएगा, मतलब यहां से लेके यहां तक पूरे इस कंपोनेंट में कितना इलोंगेशन क्रिएट हुआ। तो हमने क्या किया, ऑन इंटीग्रेटिंग लिमिट 0 टू, ठीक है, 0 टू एल हमने क्या किया, लिमिट। तो यहां पे हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या आ जाएगा, डेल्टा एल। डेल्टा एल इज टोटल इलोंगेशन, तो टोटल इलोंगेशन पता लगेगा कि यहाँ पे देखिए तो डेंसिटी क्या होगी, इसकी कांस्टेंट होगी। अगर कोई मटेरियल मान लो स्टील है, स्टील की डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अगर इसका एरिया मैंने ए मान लिया तो ये एरिया क्या हो गया, पूरा कांस्टेंट हो गया। क्या ग्रेविटी तो बचपन से ही कांस्टेंट है, क्या एरिया यहाँ पे भी कांस्टेंट है, ई यहाँ पे भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो रो ए जी एक्स अपॉन ए ई क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब इंटीग्रेशन 0 टू एल क्या हो जाएगा, एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए डेल्टा एल इज इक्वल टू रो ए जी एक्स अपॉन ए ई, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 0 टू एल। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू रो ए जी एक्स अपॉन ए ई, तो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 2, और ये 0 लगेगा तो ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। तो यहाँ पे देखो सर ये एक्स नहीं होगा, ये एक्स कॉमन नहीं है, यहाँ पे एक्स कॉमन नहीं है, एक्स को यहाँ पे ले लिया गया। तो यहाँ से देखो डेल्टा एल इज इक्वल टू रो ए जी एल स्क्वायर अपॉन ई। यहां तक क्लियर है? अब देखिए डेल्टा एल इज इक्वल टू रो ए जी, इसको क्या कैसे थोड़ा सा रखता है, एल इंटू एल अपॉन ए इंटू ई। अब देखो डेल्टा एल इज इक्वल टू, क्या रो ए जी एल को हमने कैपिटल डब्ल्यू निकाला था, और इसमें 2 भी है, यहाँ पे 2 भी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा। तो रो ए जी एल को हमने क्या कैपिटल डब्ल्यू मीन्स टोटल वेट ऑफ कंपोनेंट कह सकते हैं, कैपिटल डब्ल्यू इंटू एल अपॉन 2 इंटू ए इंटू ई। तो ये क्या आ गया आपके पास, डेल्टा एल की वैल्यू आ गई डब्ल्यू एल अपॉन 2 ए ई। क्लियर है? तो अगर हम बात करें, नोट में देखते हैं, नोट में देखते हैं कि इफ W इज इक्वल टू P, मान लेते हैं कि हमारे पास 2 केसेस हैं, एक तो सेल्फ लोड के कारण और एक केस है हमारे पास P लोड के कारण। ये कोई कंपोनेंट है, सेम आइडेंटिकल है, ठीक है, इसकी लंबाई, इसका एरिया, इसका मटेरियल, ठीक है, इसका यंग्स मॉडुलस, ये सब क्या है, सेम है। तो अगर इसमें मैंने P लोड लगाया जो कि W के बराबर है, मतलब इसका कोई ना कोई वेट होगा, जैसे कि मैंने बोला इसका वेट था टोटल 10 न्यूटन, इस पूरे कंपोनेंट का वेट था 10 न्यूटन, तो यहाँ पे लोड कितना लगाया, 10 न्यूटन। तो अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूं तो देखते हैं, तो जैसे कि अगर हम W लोड के कारण देखें तो देखो 10 इंटू एल अपॉन 2 ए ई, ये हो जाएगा। अभी और वैल्यूज को नहीं, अगर मैं P लोड के कारण देखूं, P लोड के कारण देखूं तो क्या हो जाएगा, पी एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला होगा। इस P के बदले क्या लिखा जा सकता है, 10। तो देखो कि 2 से अगर 10 कटेगा तो क्या होगा, 5, तो क्या बन गया 5 एल अपॉन ए, और इसमें क्या आ गया 10 एल अपॉन ए। तो क्या यहां पे देखें तो ये जो सेल्फ वेट के कारण जो इलोंगेशन आ रहा है, वो P लोड के कारण जो इलोंगेशन आ रहा है उसका क्या है, आधा है। कैसा दिख रहा है, आधा। मतलब यहाँ पे 10 एल अपॉन ए की वैल्यू मान लो अगर 50 आई थी, मान लेते कि 50 आएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 25 आने वाली है। तो ये क्या हो चुका है, हाफ हो चुका है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, मींस इस पॉइंट को याद रखना कि जो इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ लोड होता है वो हमेशा P लोड से क्या होता है, आधा होता है। अब देखो दूसरे टर्म्स में, इसको नोट कर लीजिएगा, दूसरे टर्म्स में इस वेट को मास इनटू ग्रेविटी के टर्म में तोड़ दिया, इनटू एल अपॉन 2 ए, और इस मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी इनटू लेंथ अपॉन 2 ए में तोड़ दिया। इस रोजी को क्या कहा जाता है, ओमेगा इनटू वी इनटू एल अपॉन 2 ए। तो एक फॉर्मूला ये भी पूछा जा सकता है कभी आपसे, ठीक है, डेल्टा एल ड्यू टू सेल्फ लोड, सेल्फ के कारण, सेल्फ लोड के कारण कभी ऐसा पूछ लिया गया। या फिर देखो डेल्टा एल, ये तो पहला पॉइंट हो गया हमारा, डेल्टा एल फॉर सेल्फ लोड इज इक्वल टू
अब देखो इस v को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को क्या लिखा जा सकता है, एरिया इंटू लेंथ अपॉन 2 AE। तो एरिया से एरिया क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डेल्टा एल फॉर सेल्फ इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2E। तो कभी कभी ये भी दिया रहता है, ठीक है, इस W के बदले मींस ओमेगा के बदले कभी कभी गामा भी दिया होगा। ये ओमेगा एक्चुअल में, ओमेगा को क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक वेट, क्योंकि स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू रो जी। तो यहाँ साइड में लिख लेता हूं, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, रो जी के बराबर होता है। ओमेगा क्या आपका स्पेसिफिक वेट है। क्लियर है आपको यहाँ तक? इलोंगेशन ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ अ प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू सेल्फ लोड के कारण जो इलोंगेशन होता है कितना होता है, WL/2E। अगर आपसे बोले, देखो अब इसी फॉर्मूले में क्या क्या सफल हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर बोले इसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, मान लो ये पी लोड वाला है, बोले कि मान लो कि एक जो दो आइडेंटिकल बार्स हैं और दोनों आइडेंटिकल बार्स में क्या कर रहे हैं, एक में दोनों में लोड क्या है, बराबर है, जितना इसका वेट है उतना ही इसमें क्या लगाया जाए, लोड लगाया जाए। तो इनकी इलोंगेशन को बराबर करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो इनकी इलोंगेशन को बराबर करने के लिए क्या मैं देखूं, अगर मान लो यहाँ पे 10 न्यूटन लग रहा है, इसकी लंबाई L है, तो क्या अगर मैं इसको 2L कर दूं, देखो 2L अगर करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो WL/AE आ जाएगा वापस, तो मतलब उसके बराबर हो जाएगा इलोंगेशन। तो मतलब क्या किया जा सकता है, इसकी लंबाई को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। मतलब जो सेल्फ लोड वाला है उसकी लंबाई को अगर दोगुना कर दिया जाता है तो वह पी लोड में जो इलोंगेशन आता है उसके ही बराबर होता है। या फिर दूसरे टर्म में क्या कह सकते हैं, देखो एरिया को अगर मैं हाफ करूंगा तो 2 क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा वापस, तो WL/AE हो जाएगा। तो या अगर हम जब भी इसके एरिया को क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो यहाँ पे इलोंगेशन क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। या बोल देगा कि यंग्स मॉडुलस को क्या करते हैं, आधा करते हैं। यंग्स मॉडुलस अगर उसका आधा कर दिया जाए तो यंग्स मॉडुलस आधा होगा तो तब भी क्या हो जाएगा, परंतु आपके दो ही टर्म्स में पूछा जाएगा, लेंथ और एरिया के टर्म्स में। तो लेंथ तो क्या करी जाएगी, दोगुनी करी जाएगी सेम इलोंगेशन प्राप्त करने के लिए, और एरिया को क्या किया जाएगा, हाफ किया जाएगा सेम इलोंगेशन प्राप्त करने के लिए। होप आपको क्लियर होगा यहाँ तक। तो देखिए जैसे कि हुक्स लॉ जाना था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हुक्स ने काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए थे अपना स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट किए, जिनमें एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने काफी एक्यूरेटली किया। उन्होंने क्या किया कि टोटल जो फ्रिक्शन है उसको क्या कर दिया था, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की अगर बात करें, या फिर इसे टेंसाइल टेस्ट भी कहेंगे, या टेंसाइल टेस्ट। तो हुक्स जो थे उन्होंने क्या किया, बहुत सारे टेस्ट किए जिसे उन्होंने परफॉर्म किया यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूटीएम। सभी जानते होंगे यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, अपने कॉलेजेस में देखी होगी। तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन को यूनिवर्सल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को किया जा सकता है या बहुत सारे टेस्टिंग को किया जा सकता है। तो देखिए पहला हम लोग पहले एक यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन को ड्रॉ करके देखते हैं कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन कैसे दिखती है। तो ये यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के जॉज है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, किसी भी स्पेसिमेन को पकड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्पेसिमेन को लोड किया। तो ये क्या हमारा स्पेसिमेन है। ठीक है, अब देखिए इसकी कोई ना कोई लंबाई होगी, मान लेते हैं इसकी पूरी लंबाई है कैपिटल L। परंतु एक्चुअल में बात करें तो ये देखो आधी लंबाई क्या है, जॉ में फिक्स है। तो अगर हम इसको खींचेंगे, इसमें अगर हमने क्या किया कि यहाँ पे लोड लगाया, पी लोड लगाया, तो इस पी लोड के कारण इस बॉडी में क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगी। मतलब इसकी बॉडी में क्या होगा, इलोंगेशन क्रिएट हो रहा होगा, और वो इलोंगेशन कैसा होगा, पॉजिटिव इलोंगेशन होगा, मींस इसकी लंबाई क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। तो देखो क्या ये आधा पोर्शन जो है ये क्या है आपका, इस जॉज में क्या है, पकड़ा हुआ है। तो इनमें तो इलोंगेशन नहीं होने वाला। मेन जो इलोंगेशन है एक्चुअल में कौन सी लेंथ में होगा, क्या इतनी सी लेंथ है जो जॉ के बाहर है, मतलब अगर देखें यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है, इनमें क्या हो रहा होगा, इलोंगेशन हो रहा होगा। तो इसी लेंथ को क्या कहा जाता है, आपका जितनी जो बाहर से आपकी जॉ की क्या है, बाहर है, उसे कहा जाता है स्मॉल एल, दैट इज कॉल्ड गेज लेंथ। ठीक है, तो स्मॉल एल क्या है, गेज लेंथ, और कैपिटल एल क्या है आपकी ओरिजिनल लेंथ। और इससे 2 मीटर कनेक्टेड होते हैं।
तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में जो दो मीटर्स होते हैं या फिर जो इनिशियल रीडिंग होती है वो कौन सी नापी जाती है, मींस कि जो इनिशियल पैरामीटर्स होते हैं कौन से मेजर किए जाते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। तो देखिए सबसे पहले जो इनिशियल आपके पैरामीटर्स मेजर होते हैं तो एक तो होता है लोड और दूसरा होता है इलॉन्गेशन इन गेज लेंथ। ठीक है, तो बहुत से सोचते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम बना रहे हैं तो एक तो बताएगा स्ट्रेस की वैल्यू को, दूसरा बताएगा स्ट्रेन की वैल्यू को। नहीं, तो हमें क्या मिलता है सबसे पहले, एक तो लोड की वैल्यू मिलती है और दूसरा क्या मिलता है, इलॉन्गेशन इन गेज लेंथ। क्योंकि मेन जो इलॉन्गेशन हो रहा है एक्चुअल में गेज लेंथ में हो रहा है, ये तो जॉ के अंदर फिक्स है तो इनमें कोई भी इलॉन्गेशन होने वाला नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो पहले पैरामीटर्स मेजर किए जाते हैं इनिशियली तो कौन कौन से, लोड और इलॉन्गेशन इन गेज लेंथ, ना कि स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो इसको दिमाग में डाल लें कि पहले क्या मेजर करेंगे, लोड, और फिर दूसरा क्या होगा, इलॉन्गेशन इन गेज लेंथ। फिर हम लोग निकाल सकते हैं, देखो इसका एरिया तो पता होगा ना कि एरिया कितना है, ये क्या होगा, इसका एरिया होगा। तो लोड अपॉन ए एरिया करेंगे तो क्या मिल जाएगा, स्ट्रेस, और डेल्टा एल ओवर एल मींस गेज लेंथ तो पता होगी कि कितना क्या है, बाहर को सस्पेंडेड है। तो अगर हम ये पता लग गया तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्ट्रेन निकाल सकते हैं, और उन्हीं दोनों से क्या कर सकते हैं, हम लोग एक ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए जो हुक्स है उनने काफी एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो उन एक्सपेरिमेंट को जब उन्होंने काफी फ्रिक्शनलेस किया तो वहां पे उन्होंने एक डायग्राम बनाया और उसमें जो स्पेसिमेन यूज किया था, स्पेसिमेन, ठीक है, ME होगा, जो स्पेसिमेन यूज किया था वो था माइल्ड स्टील का। क्योंकि माइल्ड स्टील एक ऐसा मटेरियल है जिसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है, उसमें डक्टिलिटी भी होती है, ठीक है, मींस बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। तो यहां पे उन्होंने क्या किया कि एक माइल्ड स्टील का ग्राफ ड्रॉ किया। तो सबसे पहले जो उनने स्पेसिमेन लिया था वो क्या सा था, माइल्ड स्टील। तो उसमें क्या किया, एक स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ को बना। स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेन को किसमें लिया जाता है, परसेंटेज में, और स्ट्रेस को किसमें लिया जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कैसे निकालेंगे, लोड अपॉन एरिया और इलॉन्गेशन इन गेज लेंथ अपॉन गेज लेंथ। तो आपको क्या मिल जाएगा, स्ट्रेन। तो देखिए कुछ इस टाइप से प्लॉट किया। तो उन्होंने जाना कि अलग अलग लोड जब लगाए उन्होंने कंपोनेंट में तो अलग अलग बिहेवियर देखने को मिला। क्लियर है, तो क्या हुआ, जैसे कि मान लेते कि इनने कुछ लोड लगाया तो कुछ हद तक इनने देखा कि जैसे ये लोड लगा रहे थे और फिर वो लोड को हटा दे रहे थे तो वहां पे क्या हो रहा था, जो इलॉन्गेशन हुआ वो वापस रिकवर हो जाता था। फिर उन्होंने लोड को और बढ़ाया तो फिर क्या हुआ कि इलॉन्गेशन क्रिएट हुआ, परंतु उसमें से कुछ परसेंट इलॉन्गेशन रिकवर नहीं हो पा रहा है। फिर उन्होंने देखा कि और लोड बढ़ाया तो उन्होंने क्या किया कि एकदम से इलॉन्गेशन क्या हुआ, बढ़ने लगा। उन्होंने क्या किया, लोड को कांस्टेंट रहने दिया। लोड जब कांस्टेंट रहा परंतु उन्होंने देखा कि वहां पे मशीन में इलॉन्गेशन क्रिएट हो रहा है, मतलब जो गेज लेंथ है वो बढ़ती हुई दिख रही है। तो उन्होंने हर एक पॉइंट को कंसीडर किया कि ये क्या हो रहा है और इन्हीं पॉइंट को क्या किया, नेमिंग करी कि इस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, इस पॉइंट को क्या कहा जाएगा। फिर एक पॉइंट ऐसा देखा कि यहां से क्या हुआ, एकदम से बॉडी में बहुत सी हार्डनिंग क्रिएट हो रही है, मतलब आप उसे स्ट्रेन करने में बहुत ज्यादा लोड लगाना पड़ रहा है। फिर क्या हुआ कि एक पॉइंट ऐसा आया कि बॉडी में रप्चर स्टार्ट हो गया, और फिर उसके बाद क्या हुआ, बॉडी में नेकिंग क्रिएट होने लग गई, और फिर क्या हुआ, कुछ और लोड बढ़ाने पर क्या हुआ, जो बॉडी है वो क्या होगी, ब्रेक हो चुकी। तो इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग भी प्लॉट करके देखते हैं कि जो हुक्स थे उनने कौन कौन से पॉइंट्स को प्लॉट किया। तो देखिए पहला पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं ए पॉइंट। इसके जस्ट थोड़ा सा आगे पे हमने एक और कंसीडर किया, बी पॉइंट, फिर सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट और एफ पॉइंट। तो इनकी नेमिंग करते हैं। ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है प्रोपोर्शनल लिमिट, या फिर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कहा जाता है। बी पॉइंट इलास्टिक लिमिट, सी पॉइंट अपर यील्ड पॉइंट, डी पॉइंट लोअर यील्ड पॉइंट, ई पॉइंट अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, एफ पॉइंट फ्रैक्चर पॉइंट। तो ये कुछ पॉइंट उन्होंने प्लॉट किए, कुछ 6 पॉइंट थे, जिसमें पहला था प्रोपोर्शनल लिमिट, बी था इलास्टिक लिमिट, थर्ड था अपर यील्ड पॉइंट, फोर्थ था लोअर यील्ड पॉइंट, और फिफ्थ था आपका अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, एंड
6 था फ्रैक्चर। तो ये कुछ पॉइंट ने प्लॉट किए और इनमें रिलेशन देखा कि रिलेशन किस टाइप का। तो देखो ये मान लेते हैं कि पॉइंट है, तो O से A का जो रीजन है एक्चुअल में परफेक्टली स्ट्रेट लाइन। तो जो हुक्स लॉ है एक्चुअल में अगर हम बात करें तो वो प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही वैलिड है, परंतु नॉर्मली हम लोग जो बोलते हैं वो कहां तक बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट तक। तो इलास्टिक लिमिट प्रोपोर्शनल लिमिट के जस्ट आगे वाला पॉइंट है, इनकी जो डिस्टेंस है बहुत ही कम है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि नॉर्मली जो हमारा हुक्स लॉ है वो कहां तक वैलिड है, इलास्टिक। परंतु अगर आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन पूछा जाता भी आपसे कि हुक्स लॉ गुड्स होल्ड अप टू, हुक्स लॉ कहां तक वैलिड है, तो एक्चुअल में अगर देखा जाए वहां पे अगर आपको ऑप्शन प्रोपोर्शनल लिमिट दिख रहा है तो प्रोपोर्शनल लिमिट को ही आंसर लगा के आएंगे, ना कि आपको आंसर लगाना है इलास्टिक लिमिट को। अगर हाँ प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं है तो क्या लगाएंगे, इलास्टिक लिमिट लगाएंगे। अगर मान लो कि इलास्टिक लिमिट भी गिवन नहीं है तो ऑप्शन तो कुछ ना कुछ लगाना है ना, तो वहां पे क्या आ जाएगा, अपर यील्ड पॉइंट। तो कंपटीशन में ऑप्शन कुछ इसी टाइप से चेंज होते हैं। चलिए तो देखिए पहले पॉइंट में क्या कह सकते हैं, एक्चुअली O to A is a perfectly straight line, is a perfectly straight line। ये क्या है, एक परफेक्टली स्ट्रेट लाइन। A से B की बात करें तो ये है आपका इलास्टिक रीजन, इलास्टिक रीजन। B से C की बात करें तो ये है इलास्टोप्लास्टिक रीजन, इलास्टोप्लास्टिक रीजन। मींस यहां पे क्या है, आपका कुछ परसेंटेज इलोंगेशन रिकवर नहीं हो पाएगा। मान लो जैसे कि 100% इलोंगेशन हुआ, उसमें से 90% तो रिकवर हो गया, परंतु 10% क्या हुआ, रिकवर नहीं हो पा रहा। परंतु अगर हम बात करें इलास्टिक लिमिट तक, मतलब बी पॉइंट तक अगर किसी मटेरियल को ले जा रहे हैं तो वहां पे टोटल इलोंगेशन रिकवर हो जाता है। मतलब बी पॉइंट तक अगर कोई भी बॉडी जा रही है तो वहां पे क्या होगा, उसका टोटल इलोंगेशन रिकवर हो जाएगा। परंतु बी पॉइंट से आगे जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, कुछ परसेंटेज इलोंगेशन रिकवर नहीं हो पाएगा। सी से डी है प्लास्टिक रीजन। मींस अब इसके आगे अगर चले गया तो यहां पे कोई भी रिकवरी नहीं होने वाली है, अब डायरेक्टली परमानेंट डिफॉर्मेशन क्रिएट होने लग गया, या फिर इसे कहा जाता है यील्डिंग फेनोमेना रीजन, यील्डिंग रीजन या यील्डिंग फेनोमेना। तो यहां पे क्या क्रिएट हो रही है, यील्डिंग फेनोमेना क्रिएट हो रही है। तो इसे हम लोग मटेरियल साइंस में काफी अच्छे से जानेंगे कि यील्डिंग फेनोमेना क्या होता है। ठीक है, तो अभी आप समझे कि सी से डी में क्या हो रहा है, आपका यील्डिंग फेनोमेना हो रहा है। डी से ई आपका है स्ट्रेन हार्डनिंग। यहां पे क्या हो रहा है कि स्ट्रेनिंग करने पे हमें ज्यादा से ज्यादा लोड को लगाने की आवश्यकता है। देखिए समझिएगा थोड़ा सा, यहां पे क्या हुआ, देखो ये सी पॉइंट पे जैसे ही हमने क्या किया, बी पॉइंट से सी पॉइंट पे आया, मतलब क्या हुआ कि लोड लगाया, इलोंगेशन तो हुआ, परंतु जैसे लोड हटा तो कुछ परसेंटेज इलोंगेशन बच गया बॉडी में। अब इस सी पॉइंट से जैसे आप आगे आए तो इस सी पॉइंट पे क्या हुआ, देखो हुक्स ने जैसे ही लोड लगाया तो लोड लगाने के बाद क्या हुआ, हल्का सा इलोंगेशन हुआ, उन्हें क्या किया, लोड नहीं बढ़ाया, लोड कांस्टेंट रखा, परंतु इलोंगेशन लार्ज अमाउंट में क्रिएट होने लग गया। तो क्या हुआ, इस सी से डी तक क्या हुआ कि लोड नहीं बढ़ाया, उस बॉडी में लोड नहीं बढ़ाया, परंतु इलोंगेशन लार्ज अमाउंट में बढ़ने लगे, मतलब बहुत ज्यादा इलोंगेशन क्रिएट होने लग गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इस डी पॉइंट पे जो लार्ज अमाउंट में इलोंगेशन हो रहा था वो धीरे धीरे क्या होने लग गया, रुकने लग गया। अब क्या हुआ कि वो लोड के कारण, जितना भी लोड पहले लगाया हुआ था, उसके कारण क्या हुआ, जितना भी इलोंगेशन होना था लार्ज अमाउंट में, अब वो क्या होने लगे, धीरे धीरे से रुकने लग गया। मतलब बॉडी एक बार इलोंगेट हो गया, अब क्या होगी, रुकने लगी। अब इसे डी पॉइंट से देखो ई पॉइंट के लिए क्या हुआ कि जैसे लोड बढ़ाया इलोंगेशन थोड़ा सा बढ़ा, परंतु जैसे ऑन लोड बढ़ाया तो मतलब इलोंगेशन उतना प्राप्त नहीं हो पाया। जैसे कि मैंने मान लो कि मैंने 10 न्यूटन का लोड लगाया, इसके आगे 10 न्यूटन का लोड लगाया, तो 10 न्यूटन में मुझे मान लो 5% स्ट्रेन मिली, मान लेते हैं कि कितनी मिली, 5% स्ट्रेन मिली। परंतु नेक्स्ट मैंने फिर से 10 न्यूटन लोड लगाया, परंतु वहां पे मुझे 1% स्ट्रेन मिल पाई। मतलब क्या हो गई है, वहां पे स्ट्रेन में हार्डनिंग क्रिएट हो गई है। मतलब मैं सेम लोड लगा रहा हूं, तो जैसे कि पहले में हमने जब 10 का न्यूटन का लोड लगाया तो वहां पे 5% का इलोंगेशन आया, परंतु अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 10 का लगा के 1% का इलोंगेशन आ रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें थोड़ी सी हार्डनिंग क्रिएट हो रही है। मतलब अब वही क्या हुआ, 50 का लगाने पे मुझे 5% स्ट्रेनिंग प्राप्त हो रही है। समझ में आ रहा है सभी को। तो यहां से क्या हुआ कि इस डी से ई रीजन में क्या हो गई है, स्ट्रेन में कुछ ना कुछ हार्डनिंग क्रिएट हो चुकी। अब ई से एफ रीजन में क्या हुआ, आपका नेकिंग क्रिएट हो गई, बॉडी में कुछ रप्चर क्रिएट हो गया, मींस हल्के हल्के से क्रैक्स क्रिएट हो गए और बॉडी में क्या क्रिएट हो गई है, नेकिंग क्रिएट हो गई। तो इस रीजन को दूसरे से ई से एफ क्या कहेंगे,
या तो स्ट्रेन सॉफ्टनिंग भी कहा जाता है। स्ट्रेन सॉफ्टनिंग मींस अब क्या होगा कि हमें इलोंगेशन करने में या स्ट्रेन लाने में बॉडी में कम लोड की आवश्यकता है, तो उसे क्या कहेंगे स्ट्रेन सॉफ्टनिंग। अगर ज्यादा लोड की आवश्यकता है स्ट्रेन लाने में तो उसे क्या कहेंगे स्ट्रेन हार्डनिंग या फिर नेकिंग रीजन। क्लियर है? तो हमने ये कुछ ग्राफ देखा, तो ओ से ए जो है वो परफेक्टली स्ट्रेट है, ए से बी हल्का सा कर्व है, ठीक है, एक्चुअल में वहां तक वैलिड नहीं है, हल्का सा कर्व है, तो यहां तक हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि जो हुक्स लॉ है वहां तक वैलिड है, परंतु एक्चुअली में बात करें तो कहां तक है प्रोपोर्शनल लिमिट। बी से सी क्या है आपका एक प्लास्टिक इलास्टोप्लास्टिक रीजन है, जहां पे क्या है आपका कुछ परसेंटेज इलोंगेशन रिकवर होने वाला नहीं। तो देखो कुछ इस टाइप से है कि यहां से यहां तक तो हमने क्या किया, एकदम से गाड़ी को लेके गए और यहाँ पे क्या हुआ कि वापस गाड़ी वापस आ जा रही, परंतु इससे थोड़ा सा ऊपर गए तो यहाँ तक भी क्या हो रही थी, गाड़ी वापस आ जा रही थी। परंतु यहाँ पे क्या हुआ देखो कि यहाँ से यहाँ जाने पर गाड़ी तो यहाँ तक पहुंची, परंतु ये क्या हो रही है वापस थोड़ा सा ही पहुंच पा रही, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इस पॉइंट से हल्का सा गाड़ी आगे गई तो ये क्या हो गई एकदम से नीचे पे चले जाएगी, जैसे कि स्पीड ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर का आपने टॉप पे गाड़ी को रखा तो ये क्या होगी डायरेक्टली एकदम से नीचे आने लग जाएगी, और क्या होगी धीरे 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 इस डी पॉइंट पे आके क्या हो जाएगी रुक जाएगी। अब इसको चढ़ाने के लिए क्या होगा, आपको ज्यादा लोड की आवश्यकता होगी ना, तो सेम यहाँ पे भी दिख रहा है डी सेम है कि आपको ज्यादा लोड की आवश्यकता पड़ेगी। अब इस ई पॉइंट से क्या होगा वापस एकदम से जो गाड़ी है वो क्या हो जाएगी नीचे आ जाएगी, मीन्स यहाँ पे क्या क्रिएट होने लगी है, एक नैकिंग क्रिएट हो जाएगी। नैकिंग मीन्स क्या होता है कि जब किसी भी मटेरियल के क्रॉस सेक्शन क्या हो जाता है आपका कम हो जाता है, ठीक है, जैसे कि ये है तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या हो गया सेंटर में कम हो गया, तो इसी फेनोमेना को क्या कहा जाता है नेकिंग कहा जाता है। और ये एफ पॉइंट जो एक्चुअल में ये क्या है फ्रैक्चर पॉइंट, यहाँ पे बॉडी क्या हो जाएगी टू हाफ में क्या हो जाएगी ब्रेक हो जाएगी, उसी पॉइंट को क्या कहा जाता है फ्रैक्चर पॉइंट कहा जाता है। तो जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है माइल्ड स्टील का वो कुछ इस टाइप से दिखता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे और मटेरियल्स के स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को, और थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को भी जानेंगे कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की सीरीज अच्छी लग रही है तो कृपया करके हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।